जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना है बहाया, क्रूस पर खून अपना है बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। खून देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, खून देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। इसलिए मेरा तन मेरी काया, इसलिए मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। हेलो दोस्तों, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको आपके फेवरेट शो हवा की बेटी में, और मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया सैमसन। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे हाउस बैंड का आज का सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया। हमारी कोशिश होती है कि इस शो में हम आपकी मुलाकात कराएं ऐसी खवातीन से जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में, कम्युनिटी में रोल मॉडल है, बल्कि उनकी स्ट्रगल से सीखे भी और जाने भी कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया, और हमारे लिए वो किस तरह एक लाइट बनकर साबित हो रही है। आज के हमारे शो की मेहमान है आयरीन फरहत, जो कि एक पोइटिस है। ना सिर्फ बचपन से अपने ख्वाब को पूरा किया, अपने टैलेंट को दूसरे तक पहुंचाया, बल्कि अब एक मशले राह भी है। कई किताबें लिख चुकी है, और ना सिर्फ अपने लिए कमर्शियली, बल्कि खुदा की राह में कई गीत की किताबें भी ना सिर्फ लिख चुकी है, शाया कर चुकी है, बल्कि चर्चेस में उनके गीत गाए भी जाते हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कुछ फरहत के बारे में। सोचना शर्त है, ताबीर बदल जाएगी, कुछ अमल होगा तो तकदीर बदल जाएगी। ये कहना है हवा की इस बेटी का, जिन्हें विरासत में अपने वालिद से मिला लफ्जों का खजाना।
इनके आशार दिल की गहराइयों से निकलकर हर जज्बे की दास्तान सुनाते हैं। लोगों के एहसास को दिल से महसूस करके कागज पर तहरीर करना बचपन से ही इनका जज्बा रहा। मिलिए हवा की इस बेटी आयरीन फरहत से, जिनकी कही हुई गजलें और नज़में आज बहुत से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी हैं। इनकी ये सोच है कि खुदा हर किसी को कोई ना कोई हुनर जरूर देता है, हमें बस जरूरत है अपने अंदर छुपे हुए उस हुनर को पहचानने की। आयरीन फरहत शोबे के एतबार से एक बेहतरीन उस्ताद है, लेकिन इसके साथ साथ शायरा, अदीबा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और फिल्म डबिंग में भी महारत रखती हैं। बचपन से ही किताबों से दिली लगाव रखने वाली आयरीन फरहत की खुद 2 किताबें भी शाया हो चुकी हैं। बात हो अपने पेशे को जज्बे के साथ लेकर चलने की या अपनी खानदानी जिम्मेदारियां पूरा करने की, आयरीन फरहत दोनों ही कामों को बखूबी निभा रही है। ना किसी सफर में रुकती है, ना किसी दौड़ में थकती है। जब बात आए ऊंची उड़ान भरने की तो बुलंदियों को छूती है। मिलिए हवा की इस बेटी आयरीन फरहत से। तो फ्रेंड्स, अब वक्त है कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊं हमारी आज की गेस्ट। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है आयरीन फरहत, जो खुद तो खूबसूरत है ही, लेकिन अपनी खूबसूरत बातों और अल्फाजों से हमारे शो को 4 चांद लगाने की। आयरीन, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सादिया। कैसी आप? बिल्कुल ठीक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और पाक 7 चैनल की तरफ से जो आपने हमें इज्जत दी है और बुलाया, यहाँ पर मदु किया, शुक्रगुजार हैं उसके लिए। अच्छा, आपकी बैक स्टोरीज ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स ने देख ही ली है कि कैसी आपकी ज़िंदगी है, किस तरह से आप सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। कई सवाल मेरे जहन में आए और मैंने सोचा कि ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। मुझे पूछना है आपसे, बड़ा तजस्सुस है मुझे कि इतनी छोटी उम्र से पोएट्री करनी थी। बच्चे कहाँ सोचते हैं मुझे ये खेलना है, वो खेलना है, वहाँ जाना है, ये खाना है। हाउ वाज इट फॉर यू? हाँ, पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं पैदाइशी शायरा हूँ। मुझे खुदा ने पैदाइशी शायरा ही पैदा किया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे वालिदैन जो हैं, इल्मी और अदबी शख्सियात दोनों, जब घर के अंदर इल्म और अदब की फरावानी हो तो यकीनन कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई पौधा ऐसा ज़रूर पनपता है वहाँ कि आपको वैसी ही एक शबी मिलती है और वैसा ही एक दरख्त जो है वो बन जाता है। और जब वो शबी ऐसे दौर में जब ख़वातीन यानी शायरात हो और वो घर से हो, एक्सपेक्ट ना कर रहे हो सकता है आपसे एक्सपेक्टेशंस हो कि आपने पायलट बनना है और आप राइटिंग करने निकल पड़ी, तो कैसा था? वाज इट वेरी गुड? कैसा था रिसेप्शन? कैसा था जब सबको पता चला कि मैंने तो लिखना है, मैं तो पोइटिस बनना चाहती हूँ और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है पोइट्री करना? एक्चुअली है, कुछ बात ऐसी थी कि चर्च हो या स्कूल हो और इसी तरह कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते रहे हों, तो उसमें मेरा जो है वो शमूलियत करना बहुत ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि अंदर से मेरे वालिदैन तो थे ही इसी फील्ड के और मुझे भी यही मिला। तो मैं छोटे टैबलोज़ या तकारीर या फिर इसी तरह से कुछ सॉन्ग्स वगैरह लिखने का एक सिलसिला बचपन ही से चल रहा था और वो चर्च के हवाले से बहुत ख़ास था, तो उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ था। इसलिए वालिदैन को थोड़ा बहुत तो पता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन कब ये लगा कि गीत, खुदा के साथ चलना, ये सब आपकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व हो सकता है? खुदा के साथ चलने का सिलसिला तो जो है वो वालिदा साहिबा ने हमें इतना मजबूत किया हुआ था कि हर संडे चर्च तो जाना ही है। और फिर जब वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चे को बुनियादी तौर पर इस सिलसिले के लिए मजबूत कर देते हैं, तो वहीं से उसका सफ़र ईमान का शुरू हो जाता है। तो हमारा सफ़र भी वहीं से शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि बजाते खुद सिर्फ पोइट्री करना, उसके लिए बोर होना, अकेलापन, बहुत सारी सोच बड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको बाहर निकल के अख़ज़ करना पड़ता है और उसके बाद आप अपने आप में जाते हैं और फिर लिखते हैं।
तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने सिर्फ पोइट्री की हो, क्या और एक्सपीरियंसेस रहे आपकी लाइफ के? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो आर्टिस्टिक होते हैं वो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं. सो व्हाट डिड यू डू इन योर यंगरहुड? पहली बात तो ये, जिस तरह आपने कहा कि बाहर निकल के कुछ करना, तो बाहर की बहुत सारी किताबें जो हैं वही हमारे घर के अंदर मौजूद थी. सही. वालिद साहब ने लाइब्रेरी कायम की हुई थी और उस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ शोरा, उदबा और इसके अलावा भी रसाइल और जराइद वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, जिनको मैंने अपने अर्ली एज के अंदर ही बहुत सारा पढ़ा भी, सीखा भी, और उससे मैंने सीखने के बाद अपना काम भी शुरू किया है. बाकी जितनी चीज़ें बाहर निकल के करने वाली हैं उनमें मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ, फ़िल्म डबिंग मैंने की, फिर इसके अलावा मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हूँ, और इसी तरह से आगे दर्स व तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक हूँ. तो यकीनी तौर पर आपने सोचा होगा कि इतनी सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, उसमें आपने ऑफ कोर्स मुशायरों में जाना, फिर उनकी मेज़बानी करना, और मुझे ऐसा लगता है ये एक कंप्लीट पैकेज होता है. जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें यकपुश्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यकजा और फिर उन्हें अलग अलग टैलेंट पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. लेकिन फिर भी टैलेंटेड होना एक और चीज़ है, फाइनेंशियली स्टेबल होना एक और चीज़ है. और जितनी शायरी को मैंने समझा है और शायरों से मेरी मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं फैमिली में कितना ही माहौल क्यों ना हो, एक हिच ज़रूर आता है कि कुछ साथ में ऐसा भी कर लो जो तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल बना दे. तो क्या ये आपके साथ हुआ? ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप फाइनेंशियली जो है मजबूत हों, तभी आप जाकर दूसरे काम भी कर सकते हैं. वसाइल नहीं है तो आपका अच्छा खासा जो अंदर का टैलेंट है वो खासकर ज़ाया हो जाता पाकिस्तान में है. इसकी बड़ी मुश्किल है, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल. पब्लिशर्स को पब्लिश करने पर उतने पैसे नहीं मिलते और फिर सारी चीज़ें. इसी तरह है. ऐसा ही है. ऐसा ही है. वो फराज कहते हैं ना, ज़माना साहिब ज़र और सिर्फ शायर तू. तो शायरों के साथ बड़े मसाइल होते हैं ऐसे. राइट. और फिर आपने टीचिंग को भी चुना. जी. क्यों लगा कि आपके लिए टीचिंग बहुत ज़रूरी होगी और आप उस खिदमत से लोगों की ज़िंदगियों में कोई किरदार अदा कर सकती है? अच्छा सादिया, ये वाकई ऐसा सवाल है कि इसका जवाब अगर मैं दूं तो आप भी हैरान होंगी कि मुझे टीचर बनने का शौक़ नहीं था. और टीचर बनना जो है वो मेरे वालिदैन ने मुझे फ़ोर्स किया और मैं टीचर बन गई. लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि मैं एक कौम की तरबियत कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ, और उस इल्म से मेरी अपनी तरबियत भी हो रही है. तो ये दर्स व तदरीस का पेशा बहुत ही ज़बरदस्त है और पाकीज़ा भी है, और हमें और सिखाता मुझे ऐसा है कि लगता है कैसे आपको अमल आपके करें. फेथ के साथ भी जोड़ के रखता है, बिकॉज हमने हमेशा यीशु मसीह को जिस तरह से प्रीच करते हुए देखा है, ऐसा लगता है कि आप अपने इल्म को आगे बढ़ा रहे हैं. तो अगर आप अपने इल्म को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप टीचिंग को चुनें, बिकॉज वो बराह रास्त आपका ताल्लुक़ होता है आने वाली नस्लों से, और ये बड़ा खूबसूरत होता है. अच्छा, आपके लिए शायद ये सरप्राइज़ होगा कि हमने आपके बहुत सारे दोस्तों और अहबाब से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो आपके बारे में क्या तासुरात रखते हैं. आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं. इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं. इनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये हमारे स्कूल में फ़िलहाल इंग्लिश की टीचर के तौर पर काम कर रही हैं, और ये अपना लेसन इतनी बेहतरीन तरीके से डिलीवर करती हैं कि बच्चे जो हैं इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं. अगर मैं अपनी अम्मी और अब्बू के हवाले से कुछ बताता चलूँ, आयरन फ़रहत के हवाले से स्पेशली, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो बहुत ही हम्बल और मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल लेडी हैं हमारे लिए, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे ख़ानदान को जोड़ के रखा हुआ है. और मतलब अपनी सारी मसरूफ़ियात के साथ अपनी टीचिंग, अपने शायरी और स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह के साथ भी उन्होंने हमें मतलब बहुत अच्छी एक लाइफ दी है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी दी है. मैंने अपनी माँ को बहुत से हार्डशिप से गुजरते हुए देखा है, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज़ दैट शी नेवर गिव्स अप, एंड दैट इज़ द अमेजिंग पार्ट ऑफ हर, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. उन्होंने अपने बहुत से दुखों को इवन अपनी शायरी में भी पिरोया है. उनकी किताब हवा का रुख बदलना चाहती हूँ में आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो उनकी अपनी ज़िंदगी में गुजरी हैं. हमारी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही आयरन, क्योंकि पहले से
स्टेज प्रोग्राम्स में, शायरी के प्रोग्राम में, तो ये तोड़ा जो खुदावंद ने उसे दिया था उसका मैंने बहुत ज़्यादा एहतराम किया और मैंने भरपूर कंधे के साथ कंधा मिला के साथ दिया कि उन्हें जो है हमेशा आगे रखा और वो इस काबिल है इसलिए कि वो इतना अच्छा लिखती हैं। और माँ के हवाले से अगर बात करूँ तो माँ भी बहुत ही अच्छी, बच्चों का इंतहाई ख्याल रखना। लव यू मॉम एंड थैंक यू वेरी मच। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके प्यारे आपके अपने आपके बारे में इतनी अच्छी बातें कहते हैं, क्योंकि आपके चेहरे में कोई आपकी तारीफ करे ऐसा कम होता है, लेकिन इस तरह से आपके लिए कोई पैगाम रखे, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग शामिल हैं और उन लोगों में जिनको आप आज सुनवा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो मेरे लिए ऐसे जज्बात रखते हैं और जब सामने भी तारीफ होती है, हौसला अफजाई होती है, तो मैं समझती हूँ खुदावंद का बहुत शुक्र है कि उसने इस काबिल बनाया। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है आयरीन, सपोर्ट सिस्टम के बगैर नहीं है, चाहे वो घर से हो, आपकी कम्युनिटी से हो, सोसाइटी से हो। विद दैट मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि अब इतना काम करने के बाद आपके सामने एक रास्ता था, आपके घर में एक माहौल था, आपके हस्बैंड ख़ुद भी जिस तरह से वो पेंटिंग्स बनाते हैं, सारी चीज़ें, घर में एक आर्टिस्टिक सा माहौल है, लेकिन उस आर्टिस्टिक माहौल के अलावा जो बाहर के लोग बहुत सारे हैं, शायद वो पोएट बनना चाहते हो, शायद वो लिखना चाहते हो, राइटर्स बनना चाहते हो, लेकिन किसी का रास्ता उसके सामने होना, साफ़ होना, वाज़ेह होना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने रास्ते को तलाश करना ज़रा मुश्किल होता है। ऐसे में हमारी कम्युनिटी का, मुल्क में इन सारी चीज़ों का होना, उसकी अवेयरनेस स्कूल में पता होना, ये बड़ा ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक इज़ नीडेड? ज़रूरत इसी अमर की है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए और स्पेशली हमारी कौम को इल्म की ज़रूरत है और वो इल्म जो है आम किताबों से तो मिलता ही है, लेकिन जो इल्म हमें बाइबल मुकद्दस से मिलता है वो शायद कहीं और नहीं मिल पाता। उसमें आप अगर देखें तो समाजी, सियासी, अखलाकी, मजहबी, तो ये सारी चीज़ें यकजा हैं और इन चीज़ों को अगर हम रोज़ बरोज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, अमल में लाते हैं, तो कोई वजह नहीं कि हम सरफराजी हासिल ना करें। राइट, लेकिन हमारे मुल्क में रुझान कम इसलिए भी हो गया, अब आपको लाइब्रेरीज नहीं मिलेंगी, अब आपको उस तरह से पढ़ने लिखने का रुझान नहीं मिलेगा। हुकूमती सतह पर भी, कम्युनिटी वाइज भी हम देखते हैं कि लोग अब नहीं जाते लाइब्रेरीज, नहीं वक्त गुजारना चाहते अकेले, बिकॉज उनको फ़ोन पर या और तरीके से सोशलाइज करने इतना मिल जाता है कि शायद उनके पास वक्त नहीं होता इन सारी चीज़ों की। सो डोंट यू थिंक कि ये भी एक अच्छा एलिमेंट होगा अगर लोग इस तरह से, हमारी हुकूमत, हमारी कम्युनिटी में इस तरह की चीज़ें हों कि इस रुझान को बढ़ाया जा सके, स्कूल्स में इस रुझान को बढ़ाया जा सके? देखिए, अब तो सच बात यही है कि टेक्नोलॉजी का दौर है। किताबें जो हैं एक तरफ तो हैं, लेकिन हमसे जुदा नहीं हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ये समझते हैं कि किताब हमारी दोस्त है, वो किताब को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने आज तक नहीं छोड़ा और आज भी हम बच्चों से भी ये कहते हैं कि किताब को हाथ ज़रूर लगाएं। किताब का लम्स जो है वो आपके इल्म से मोहब्बत की निशानी है। हम कितना भी मोबाइल यूज़ कर लें या हम कंप्यूटर यूज़ कर लें, हमें बहुत सारी उसमें से चीज़ें मिलती हैं, बहुत नॉलेज मिलता है और ये भी बुरा नहीं है, लेकिन वही एक मोहब्बत जो हम अपने वालिदैन से करते हैं, जो हम अपने आबाओ अजदाद से करते हैं, वही किताब से भी हमारी ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सा गेम है, सेगमेंट है, उसकी जानिब भी जाना है, लेकिन एक सवाल है मेरे से। जी, जब हम शायरी की बात करते हैं तो हम रोमांटिक माहौल, प्यार, मोहब्बत और ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शायर रियल लाइफ में बड़े बोरिंग होते हैं, क्या ऐसा है? रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि शायर बोर ही हो क्योंकि वो हर मौजू को देखता है, उसका तजुर्बा, उसका मुशाहिदा बोलता है। अगर हम अपने अंदर के तजुर्बात लिखते हैं तो हम लोगों के तजुर्बात को भी लिखते हैं। और एक और भी चीज़ है कि मुझे लगता है हमारे जहनों में ये तस्वीर घड़ी हुई है हमने खुद ही से कि शायर जो होंगे वो एक ही तौर से, एक ही तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन शायर
सोशलिज्म पर लिखते हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए लिखते हैं, बिल्कुल। इंसानों के हकूक़ के लिखते हैं, और यकीनी तौर पर आपने ये किया भी है। इनफैक्ट आपकी गीतों का जो मजमुआ है वो भी मेरे ख्याल में कई चर्चेस में वो जा जी, चुका है। कई चर्चेस में जा चुका है, और स्पेशली जो मेरा सॉन्ग गाया गया है कि परेशान जद भी होवेगा तो ये सुनाल होवेगा, कोई फरियाद रोवेगा तो ये सुनाल होवेगा। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा गाया है, और आज भी लोग इसे सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। फिर इसके अलावा गुलाम अब्बास हैं, सुम्बुल नौरीन हैं, बेंजामिन सिस्टर्स हैं, बहुत सारे गुलकारों ने मेरे गीत गाए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और वो मजहबी हैं, हमदो सना के सॉन्ग हैं। फिर कमर्शियल भी बहुत सारे लोगों ने उनकी तर्ज़ें बनाई। ज़ैफ़रीन साबिर ने हाल ही में अभी एक हमद जो है वो हमारी ऑन एयर आ रही है, ठीक। या रब के नाम से। ठीक, आपको जानना अभी मैंने रोका नहीं है और भी आपसे बातें करती है, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर लेना है एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खेलेंगे आयरीन के साथ ये या वो। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब वक्त आ गया है कि आयरीन के साथ मैं खेलूं वो इंटरेस्टिंग गेम जिसका मुझे तो कम अज़ कम बहुत इंतजार रहता है। ऐसा लगता है मुझे कि मेरे गेस्ट थोड़े घबराते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि मैं उनको शायद थोड़ा कंफर्टेबल करने में कामयाब हो जाती हूँ। ये गेम जिसका नाम है ये या वो, इसमें मैं बहुत सारे सवाल अपने गेस्ट से करती हूँ और उन्होंने चुनना होता है उसमें से कुछ एक। इस सवाल के जवाब में कुछ गलत या सही नहीं है, जो उनकी प्रेफरेंस है, जो उनको अच्छा लगता है वो चुन सकते हैं। तो आर यू रेडी आयरीन? बिल्कुल। मेरा पहला सवाल, अगर आपको मैं मौका दूं कि आप जीसस की पैदाइश का जो मंजर है उसे रीलिव कर सके, क्या आप उसे चुनेंगी या फिर यीशु मसीह का मौत की जो पूरी स्ट्रगल थी आप उस पे जाना चाहेंगी? मैं पैदाइश। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सब कुछ हो चुका है, अब मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से मैंने नहीं देखा था। उसी को महसूस करना चाहती हूँ। है ना, कितना ब्यूटीफुल लगता है जब हम वो चरनी का पूरा मंजर अपने दिमाग में भी, और फिर वो क्रिसमस ट्री के पास हर दफे जब हम लोग वो रखते हैं बिल्कुल। चटनी बनी हुई होती है, तो मेरा भी बहुत दिल करता है। अगर मैं भी आपकी जगह बैठी होती तो मैं यकीनन ये जवाब देती है। मैं सोच रही थी कि कोई तो हमारे गेस्ट इसको इसी तरह से देखेंगे। मुल्के किनान का यशुआ या फिर कलवरी का पतरस, किसको चुनना चाहे? मैं कलवरी का पतरस। और क्यों? इसलिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह का वो शागिर्द था जिसने पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद अपना काम जो है उसी तरह सरंजाम दिया जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने दिया था। वेरी नाइस। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे गार्डन्स आपने लाइफ में विजिट किए होंगे, लेकिन अगर मैं आपको मौका दूं कि आप बाग़े अदन में जाना चाहेंगे या गतसमनी बाग में जाना चाहेंगे, तो फिर आप अपने लिए क्या चुनेंगे? बाग़े अदन। और बाग़े अदन में क्यों? मैं वहाँ पे 4 जो नहरें निकलती हैं ना, उन्हें देखना चाहती हूँ। अच्छा। जेहून हाँ, और दरियाए फुरात, दरियाए जेहून और एक और दरिया, सॉरी चारों दरियाओं को चारों आप दरियाओं को जरूर देखना चाहती देखना चाहती हूँ कि वो अब अच्छा उनके बारे में वो सारा जो बाइबल पे लिखा कुछ भी है तो वो हमारे जहन में कई सवाल भी उठाता है। मेरे ख्याल में ये भी एक आम वजह है। मैं आपकी जगह होती तो मैं एक बार जरूर बाग़े अदन में जाके देखती कि उस कौन सा फल था, कैसा था, उसका रंग कहाँ था, कहाँ एग्जैक्टली किस दरख्त के साथ वो लटका हुआ था। मैं बाग़े अदन पे ये देखते जरूर ही जाती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। अच्छा, अगर मैं आपको कोई मुआवजा देखने का मौका दूँ तो क्या आप चाहेंगी कि किस तरह से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया? क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे, या फिर जिस तरह से यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया जब किसी को यकीन नहीं था कैसा हो सकता है? मैं उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहूँगी। मुझे आपकी चॉइसेस अच्छी लगती है, लेकिन लोग ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलर चॉइसेस, ज़्यादा मुश्किल चॉइसेस रखते हैं। क्या लगता है आप उस भीड़ में क्यों जाना चाहेंगे? उस भीड़ में मैं इसलिए जाना चाहूँगी कि एक तो मैं खुदावंद यीशु मसीह को करीब से देखूँगी और अंदर से निकल के उसके जुब्बे को छूना भी चाहूँगी और फिर ये है कि बहुत सारे उस दौर के लोगों से मिलना चाहूँगी। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर दरियाए कुलज़म के 2 हिस्से हुए हो और आपको उसमें से गुजरने का मौका मिले, तो क्या आपके लिए ये ज़्यादा प्रेशियस होगा या फिर मुर्दों में से जी उठे लाजर से बात करने का मौका? दरियाए कुलज़म से गुजरने का। है ना, दोनों जानिब समंदर और बीच में से गुजर एक रहे हैं। अजीब सी कैफियत
और अजीब वो गरीब हैरत अंगेज मौज। और शायद वो जल्दी जल्दी भागना और डरना भी कि पानी नीचे ना नहीं आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत बहुत अभी मेरे ख्याल में जितनी भी मूवीज हुई हैं उसमें हर कोई ये वेट करता है कि अगर मोजेस की कोई मूवी आ रही है तो उसमें किस तरह से दरियाए कुलज़म का 2 हिस्सों में हाँ, 2 बंटने हिस्सों में को किस तरह से रिक्रिएट किया गया है। क्या चाहेंगे, चरवाहा बनना या भेड़ बनना? हाँ, मैं चरवाहा बनना चाहूँगी। यू वांट टू बी अ लीडर? मैं वाकई चाहती हूँ, जिस तरह मेरी किताब का नाम है हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, तो वो एक चरवाहा बन के ही बदला जा सकता है ना। सही। अच्छा ये बताइए कि एक कपल है आदम और हवा का और एक कपल है मरियम और यूसुफ का। जी। आपको ज़्यादा मुतासिर कौन करेगा, किससे मिलना चाहेंगे? मैं आदम और हव्वा से मिलना चाहूँगी, और क्यों? जहाँ से स्टार्ट हुआ था सिलसिला बाग एदन से निकलने का भी, और जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि इंसान की पैदाइश। हाँ सही, यकीनी तौर पर ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा अगर मैं आपको एक मौका दूँ खाना खाने का, मेन्यू आप डिसाइड कर सकती है जो भी आप रखना चाहें, लेकिन किंग डेविड से मिलना हो या फिर सुलेमान बादशाह से, तो फिर किससे मिलेंगे? मैं सुलेमान बादशाह से मिलूंगी। और दाऊद से क्यों नहीं? क्यों नहीं, दाऊद से मिलना तो जाहिर है दोनों से ही चाहिए मुझे, लेकिन सवाल आपका बादशाह से चूंकि क्यों? ऐसा है तो सुलेमान बादशाह से मैं इसलिए मिलना चाहूँगी क्योंकि उसकी हिकमत जो है वो दुनिया में और किसी के पास वैसी हिकमत नहीं थी, तो उस हिकमत के लिए मिलना चाहूँगी। तो ये था मेरा आखिरी सवाल इस गेम में से। मुझे बहुत मज़ा आया, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे सवालों के जवाब देकर। अच्छा मैंने आपकी किताब देखी और मैंने उसका मौजू पढ़ा और चंद एक सफ़े पलट कर मैंने आपकी शायरी पढ़ी और मुझे बहुत मुतासिर किया इस पूरी किताब ने। आपकी किताब का टाइटल बहुत अच्छा है, जानना चाहूँगी हवा का रुख बदलना चाहती हूँ क्या है? हवा का रुख बदलने से मुराद यही है कि दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है, जो कुछ कमज़ोरियाँ महसूस करती हूँ मैं, और जितने भी मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ऐसा बदला जाए कि जिसकी वजह से दुनिया अमन और सुकून का गहवारा बन जाए। कितना खूबसूरत सोच लेती है यार। बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों को इस तरह से अपने जहन में जमा हुई बातों को अल्फाजों से बयान करना। तो नाज़रीन मेरे जहन में ये आ रहा था कि क्यों ना आयरीन चूँकि हमारे साथ मौजूद ही है, जाते जाते इनका कोई खूबसूरत कलाम वो हमारी हवा की बेटी शो के लिए शेयर करें। बहुत शुक्रिया सादिया। 2 चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो पहले हवा का रुख बदलना चाहती हूँ से कहूँगी कि हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, कभी पानी पे चलना चाहती हूँ, मैं रस्तों में उलझ कर रह गई हूँ, सरे मंजिल उतरना चाहती हूँ। वाह। गमों के साथ गुजरी जिंदगी पर खुशी के साथ मरना चाहती हूँ। और चूँकि ईमान की बात हो रही है और मेरी ज़िंदगी में ईमान जो है एक बड़ी ख़ास चीज़ है, उसके लिए मैंने ये कहा है, झुलसती धूप में छाँव वही उगाता है, झुलसती धूप में छाँव वही उगाता है, मेरे गुमान को मेरा यकीन बनाता है। भंवर किनारे हूँ, दरिया हूँ या समंदर हूँ, भंवर किनारे हूँ, दरिया हूँ या समंदर हूँ, मेरा खुदा ही मेरा रास्ता बनाता है। बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत शुक्रिया बहुत आयरीन कि आप हमारे शो में आई। हमें अच्छा लगा आपकी खूबसूरत बातें सुनकर। मेरे व्यूअर्स को यकीनी तौर पर अच्छा लगा होगा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकर कि आप कितनी तख्लीक करने की कुदरत आपके हाथ में है जो खुदा ने आपके अंदर डाली है। और यकीनी तौर पर जब अपनी कम्युनिटी से इस किस्म का टैलेंट और इस किस्म का स्किल और इस तरह के लीडर सामने आते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए बाइस फ़ख्र है। आपकी यहाँ तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स अब वक्त हो गया है कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊं ब्यूटी कॉर्नर में एक नई इंस्पिरेशन से जो कि आज मौजूद है रुबीना और फरा के साथ। जानते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबीना और मैं हूँ फरा। वेलकम टू ब्यूटी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम इनर और आउटर ब्यूटी के बारे में गपशप करेंगे।
कुछ मज़े मज़े के मेकओवर देखेंगे और फ़रा से बातचीत करेंगे। हमारे साथ है फ़रा। जी फ़रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फ़रा, सम टाइम एज अ वर्किंग लेडी और एज अ मदर होते हुए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि फैमिली को देखना, घर को देखना, बच्चों को देखना, इसके साथ मुझे अपनी जॉब प्लेस पर सम टाइम कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ लगती हैं और इन सारी चीज़ों को मैनेज करते करते सम टाइम मैं बहुत थक जाती हूँ। और बस ये खुदावंद का फजल है कि वो हमें चलाता है और हमें वो फ़हम अता करता है कि एज अ मदर होते हुए या घर के जो रिलेशनशिप है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको हम कैसे निभाते हैं। बिल्कुल, मैं भी अपनी मदर को देखती हूँ किस तरह से वो मैनेज कर रही होती है सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम सुबह जाते हैं अपने काम पे, वो तब भी किचन में होती हैं, जब हम वापस आते हैं तब भी वही होती है। और मैंने देखा है कि हर किसी के, क्योंकि नाश्ते की टाइमिंग अलग है, किसी के लिए कुछ बन रहा है, किसी के लिए कुछ बन रहा है, तो वो काफ़ी बिजी रहती हैं। तो कभी कभी तो हम कोशिश करते हैं कि उनको महीने में 1-2 दफ़ा सैलून ले जाएँ, थोड़ा ट्रीटमेंट कर दें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड फॉर अ मदर, क्योंकि मुझे लगता है उनकी कभी छुट्टी नहीं होती है। तो रुबीना, आप कैसे मैनेज करती हैं? मुझे भी जानना है और हमारी ऑडियंस को भी जानना है कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं। जी फ़रा, मैं अपनी सोने की रूटीन इस तरह करती हूँ, मैं जल्दी सो जाऊँ, सारे काम मैनेज कर लूँ और फिर मैं जल्दी उठूँ। अपनी दुआ का वक्त मुझे ज़रूर निकालना होता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं दुनिया के सारे काम करूँ, सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊँ और अपना वक्त खुदा के साथ ना गुजारूँ, तो उसके लिए फिर मैं काफ़ी फ़िक्रमंद होती हूँ। मैं दुआ के लिए टाइम निकालती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ, दुआ करती हूँ और अपने बच्चों के लिए नाश्ता, लंच, एवरीथिंग रेडी करती हूँ। उसके बाद मैं अपने ऑफिस जाती हूँ और अपनी वर्क प्लेस पर भी मैं अपना काम दुआ से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब खुदा के साथ हम कनेक्ट रहते हैं तो खुदा हमें वो इनकरेजमेंट देता है, हमें वो हिम्मत देता है कि हम बड़े फ़हम और हिकमत से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये बात है, मैं कहती है खुदावंद तो मुझे वो हिकमत दे जो तो देता है, जो आसमानी हिकमत है। और मुझे लगता है कि हर माँ सुपर मॉम है और खुदा उसको ये क्वालिटी देता है कि वो चीज़ों को किस तरह मैनेज करती है। जी फ़रा, देखते हैं कि आज आप किसका मेकओवर कर रही हैं। आज हमारे पास है आशी। उनकी भी यही मसरूफियात हैं कि घर पे वो बिज़ी रहती हैं, खाना बनाती हैं, ऑब्वियसली क्लीनिंग, सब कुछ। तो इसी में उनका टाइम गुजर जाता है और उनको लगता है कि शायद उनके पास रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें कर रही होती तो रेस्ट ऑब्वियसली मदर्स की ज़िंदगी में थोड़ा कम ही होता है। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो अभी अभी मदर बनी है, तो उनको लगता है उनकी काफ़ी बिजी स्केड्यूल हो गया है, फिर रात को उनको जागना पड़ता है, फिर सारा दिन भी उनको काम करना पड़ता है। तो काफ़ी वो इस चीज़ को लेके उनको लगता है कि मैं पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जी दोस्तों, ये ऐसे ही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ना सिर्फ हमारी हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन और हालात ऐसे होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इनर ब्यूटी को भी फोकस करेंगे, क्योंकि आशी के साथ ऐसा ही है, क्योंकि वो अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल पा रही थी, रेस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब तक हमारे अंदर वो रेस्ट नहीं होगा, वो सुकून नहीं होगा, वो खुशी नहीं होगी, तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारी इनर ब्यूटी हमारी आउटर ब्यूटी को एनहांस करती है, और जब हम रेस्ट लेंगे, क्योंकि ये खुदा का एक निज़ाम है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। अगर हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो हम अपनी तमाम जिम्मेदारियां कैसे पूरी कर सकते हैं। जी फ़रा, तो आते हैं मेकओवर की तरफ। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आशी का मेकओवर। आशी का मेकओवर हमने हेयर कलर से स्टार्ट किया, क्योंकि उनके काफी वाइट्स थे। उसके बाद हमने उनकी फेस की क्लेंजिंग की, जो कि फेस को हाइड्रेट और कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है और आपकी स्किन भी नीट और ग्लोइंग लगती है। डीप रिलैक्सेशन के लिए हमने उनका मैनिक्योर किया और उसके साथ साथ हमने उनकी हैंड मसाज भी की। मेकअप के लिए एज ऑलवेज हमने फाउंडेशन अप्लाई किया और आईज पर थोड़ा शेड ऐड करने के बाद हमने चीक्स पे ब्लश ऐड किया। बालों में वॉल्यूम लाने के लिए हमने उनके लूज कर्ल्स किए और लिप कलर ऐड करने के बाद उनके लुक को हमने कंप्लीट किया और ये रहा उनका फाइनल लुक। वाओ फ़रा, ग्रेट जॉब। आशी तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है और उनके फेस पर जो स्माइल है वो शादमानी देखने में आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा भी यही चाहता है, क्योंकि खुदा ने हर एक चीज़ का, हर एक काम का एक वक्त रखा हुआ है,
हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। सो ट्रू रुबीना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेकओवर बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए मेकओवर के साथ, तब तक के लिए बाय। कैसा लगा आपको आशी का मेकओवर? मुझे तो बहुत ही पसंद आया। डेफिनेटली रुबीना और फराह ने ज़बरदस्त जॉब की है, और क्यों नहीं, हमें अपने आप को भी तो नहीं भूलना चाहिए। हम अपने लिए भी तो खूबसूरत हैं, और बच्चों बड़ों सबके काम करते करते थक भी तो जाते हैं। अपने लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है, रेस्ट करना ज़रूरी है, अपने आप को तवज्जो देना भी ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारे आज के शो हवा की बेटी की इस एपिसोड का वक्त भी ख़त्म हो गया है। लेकिन जाने से पहले सुनना ना भूलिएगा हमारे हाउस बैंड का ये खूबसूरत सॉन्ग। सी यू, बाय बाय। मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते